हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 6 फरवरी 2025 हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। गाइज इस वीडियो में बिल्कुल हम 100% ऑथेंटिक और रियल चीज़ें आपको बताने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर से देखिएगा। और हमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं जो कि यहाँ पर आपके साथ हम जो है साझा करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से जीके जीएस करंट अफेयर को सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद में हिंदी, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज पूछा गया है, चाइना में कौन से धर्म के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन आपसे बना है, चीन में कौन से धर्म के लोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा आपका। चीन में बौद्ध धर्म के लोग जो है सबसे ज़्यादा हैं। चीन में बौद्ध धर्म को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है और साल 2023 के अनुमानों के मुताबिक जो है चीन में करीबन 470 मिलियन बौद्ध लोग रहते हैं और ये देश की कुल आबादी का करीब 33.4% माने जाते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, चीन में धर्म विविधतापूर्ण है। यहाँ कन्फ्यूशियवाद या ताओवाद और बौद्ध धर्म का भी प्रचलन है और इन तीनों धर्मों को मिलाकर चीनी लोक जो है ये धर्म कहा जाता है। चीनी लोक धर्म इसको कहा जाता है। तीनों को मिलाकर चीन में ईसाई धर्म, इस्लाम को भी मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा चीन से जुड़े कुछ धर्म, चीन में जो धर्म से जुड़ी कुछ और खास बातें हैं, जैसे कि चीन में बौद्ध धर्म 3 शाखाएं हैं, एक हान भाषा, तिब्बती भाषा और पाली भाषा। तो तिब्बती बौद्ध धर्म के जो चीन है, तिब्बती बौद्ध धर्म चीन के तिब्बती जो स्वायत्त प्रांत है, प्रदेश है। इसके अलावा भीतरी मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश और छिंग हाई प्रांत इसमें प्रचलित है तिब्बती बौद्ध धर्म। पाली भाषी बौद्ध धर्म मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम चीन जो है, इसके यूनान जो प्रांत है इसमें प्रचलित है। चीन में ईसाई धर्म के तहत प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों धर्मों को मान्यता प्राप्त है। तो ये बेसिकली चीन से जुड़े चीज़ें हैं जो कि आपसे आगे हो सकती है बन जाए। ये हमारी एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 रुपीज़ पे अभी आपको मिल जाएगी। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। अभी आपके जो एग्जाम में पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम प्राइस में अभी आपको मिल जाएगी स्पेशल ऑफर के थ्रू। इन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करिएगा। 500 से 700 के बीच में यहाँ पर कंटेंट आपको मिलेगा जो सिर्फ 79 के प्राइस पर अभी आपको मिल जाएंगी, है ना। तो डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, वहाँ से आप अपना स्कोर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है रोपी, या फिर नाम इस तरह से हमें मिला है। देखिए 2 तरह से हमें बेसिकली इसका नाम मिला है, एक तो रोपी मिला है और एक मिला है रोप, है ना। रोपी और रोप इस तरह से 2 नाम हमें मिला है। तो आप बता दीजिएगा कौन सा आया था। बाकी ज़्यादातर हमें बताया है ये रोपी ही बताया है। रोपी जो नृत्य उत्सव है ये कहाँ से संबंधित है, तो बेसिकली रोप का हम आपको बता दे रहे हैं। ये रोपी एग्जैक्ट देख सकते हैं, एक ही है, ये अलग है ये। तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कहाँ से संबंधित है? रोप नृत्य शैली जो है जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। रोप एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है और जम्मू कश्मीर के मुस्लिम समुदाय में उत्पन्न हुआ है। ये जो नृत्य है सरल पैरों के काम से किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में चक्री भी कहा जाता है। रोप कश्मीर के विभिन्न अवसरों पर किया जाता है, जैसे कि ईद, रमजान और कटाई का मौसम। कुछ महत्वपूर्ण नृत्य भी है, जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, हर दिन आपसे ये बन रहा है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथकली केरल का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सत्रिय असम का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। तो ये सारे क्या है? ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य है सारे के सारे, आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये लोक नृत्य है, जैसे कि गिद्धा ये कहाँ का है? पंजाब का। गरबा ये गुजरात का है। लावनी महाराष्ट्र का है। घूमर राजस्थान का है। भांगड़ा भी पंजाब का है ना। तो ये आपको ये तो सभी पता होगा। इसके अलावा छऊ की बात करें तो ये 3 स्टेट का है, एक तो आपका झारखंड का है, उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का, तीनों का ये छऊ। यक्षगान कहाँ का है? तो ये कर्नाटका का है। याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट लेवल के आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चापचर जो कुट त्योहार है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचर कुट त्योहार जो है भारत के मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम करेक्ट आंसर रहेगा। चापचर कुट मिजोरम भारत का एक त्योहार है। क्लियर है? ये जो है मिजोरम का सबसे बड़ा त्योहार है और चापचर कूट का अर्थ है उस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला त्योहार जब काटे गए बांस और पेड़ को झूमिंग खेती के लिए जलाने के लिए सूखने का इंतजार किया जाता है ना। उस दौरान ये जो है उत्सव मनाया जाता है और ये जो है हर वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाता है। इस उत्सव की जो शुरुआत हुई थी 1450 से 1700 ईस्वी की में सुईपुई नामक गाँव में होने का अनुमान लगाया गया था। कुछ और भी
इंपॉर्टेंट उत्सव है, जैसे कि कर्नाटक का कौन सा है, मैसूर दशहरा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा उगाड़ी है यहाँ का उत्सव। केरल में ओनम और विशु दोनों फेमस है। मध्य प्रदेश में लोकरंग महोत्सव, जो कि कल आपकी एग्जाम में बना था। तेजाजी खजुराहो नृत्य उत्सव है ना, इसके अलावा तानसेन नृत्य महोत्सव, ये भी फेमस है। मेघालय की बात करें, नोंग क्रेम फेस्टिवल पूछा जाता है आपका। इसके अलावा खांसी फेस्टिवल है यहाँ का, वांगला है, साजिबू चेराओआ। महाराष्ट्र में एक बात करें तो ये गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा फेमस है। मणिपुर में योसांग, पोराव और चवांग कुट है ना, चापचर कुट त्यौहार, ये भी मणिपुर का ही है, जो कि मिजोरम, माफ कीजिएगा, मणिपुर का ये है और मिजोरम का है ये चापचर कुट महोत्सव, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मिजोरम का, है ना। तो याद रखना है आपका चापचर कुट महोत्सव। नागालैंड का है हार्नबिल फेस्टिवल, जिससे क्वेश्चन आपका बनता है। मोत्सू फेस्टिवल भी यहीं का है। उड़ीसा का है रथ यात्रा, है ना, राजा परवा और नौकाहाई। पंजाब का लोहड़ी हो जाएगा और वैसाखी, ये दोनों पंजाब के, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में क्या देखने को मिलता है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इन अधिकारों को अतिक्रमण से बचाने के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा दी गई है। और संविधान के इस भाग में को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। भाग 3 में शामिल मौलिक अधिकार कौन कौन से, जैसे कि समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के खिलाफ जो अधिकार है ये अनुच्छेद 23-24 में है। धर्म की आज़ादी का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 में, है ना। इसके अलावा संवैधानिक जो उपचार है इनका अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादल कहाँ बनते हैं, है ना। बादल जो बनते हैं ये कहाँ पर बनते हैं, तो वायुमंडल का जो क्षोभ मंडल है, वायुमंडल का क्षोभ मंडल में ये बनते हैं। पृथ्वी से घिरा वायुमंडल का सबसे निचला क्षेत्र जिसमें मनुष्य रहता है और बादल बनते हैं, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं या कहलाता है। ये जो है समुद्र तल से 10 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। बादल जो है अलग अलग तरह से बनते हैं। कुछ बादल तब बनते हैं जब वायु पृथ्वी की सतह के पास गर्म होती है और क्षोभ मंडल में ऊपर उठती है ना। उस टाइम पर क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और लगभग सभी मौसम की स्थिति भी होती है। इसमें वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 75% और जल वाष्प और एरोसोल के कुछ द्रव्यमान का 99% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप जो 2022 से किसने जीता, भारत के द्वारा जीता गया। साल 2022 में भारत ने थॉमस कप जीता था। भारत ने बैंकॉक में खेले गए फाइनल मैच में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया था और ये भारत का पहला थॉमस कप था। क्लियर है। थॉमस कप जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये जो है बैडमिंटन के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक है, याद रखिएगा। थॉमस कप से जुड़ी कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि थॉमस कप जो है हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इसका नाम जो है पूर्व अंग्रेज बैडमिंटन खिलाड़ी है सर जॉर्ज एलन थॉमस, इनके नाम पर रखा गया है। थॉमस कप मैचों में 5 रबर, 3 एकल और 2 युगल मैच होते हैं। इंडोनेशिया थॉमस कप का सबसे सफल देश है। साल 2024 में चीन ने थॉमस कप जीता था, है ना। तो आप सारी चीज़ें याद रखिएगा, हमने अपडेटेड भी आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 का बैडमिंटन किस देश से जीता गया था। तो 2023 का बैडमिंटन इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, तो ये देख लीजिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामदास किस खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन से इनका संबंध है, महेश रामदास के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके अलावा अगर ये पूछा है कि मनीषा रामदास किस खेल से संबंधित है, तो ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। रामदास भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जो महेश रामदास के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत के एक प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी थे और उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया था। मनीषा रामदास की बात करें तो जन्म हुआ है 27 जनवरी 2005 को, एक भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2024 पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता है। एशियाई पैरा खेलों में ट्रिपल कांस्य पदक विजेता ये है मनीषा रामदास, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी का कोई प्रश्न था, उसमें विलायत, है ना, लियात खान का जो कुछ क्वेश्चन था, लियाकत खान का, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया था, जो कि आप देख सकते हैं किस टाइप का था, हमने आपको बता दिया है। ये हमें मिला है ना, जिन्होंने बताया इतना हमें बताया है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 5 क्वेश्चंस निकाले, इन 5 में से आपका एक ना एक यहाँ से पूछा होगा। पहला है, लियाकत अली खान कौन थे। तो ये थे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, है ना। महात्मा गांधी और लियाकत जो अली खान है, इनके बीच में 1947 में किस मुद्दे पर बातचीत हुई थी। तो हिंदू मुस्लिम एकता पर बात हुई थी।
महात्मा गांधी और लियाकत अली खान ने 1947 में किस मुद्दे पर एक दूसरे के साथ बातचीत की थी? तो पाकिस्तान के गठन के बाद शांति और सौहार्द पर बात की थी। लियाकत अली खान को किस पद पर नियुक्त किया गया था जब पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था? तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद किस मुद्दे पर लियाकत अली खान से चर्चा की थी? तो सांप्रदायिक तनाव और शांति की स्थापना के लिए उन्होंने चर्चा की थी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आई थिंक आपका पूछा गया होगा। लियाकत अली खान का जो नाम है महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, खासकर भारत विभाजन और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री के रूप में। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे और गांधी जी के समकालीन ये थे। दोनों के बीच में विभाजन के समय कुछ महत्वपूर्ण बातचीत और मुद्दे उठे थे। गांधी जी पाकिस्तान के गठन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द की बात की थी। अगला जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? अब कल जो पूछा गया था आपका हेरोडोडोमर मॉडल पर आधारित जो पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसके बारे में क्वेश्चन बना था, जो कि आपको पता होना चाहिए। हर मॉडल आपको पता होना चाहिए, कौन सी मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था या कौन सी चीज़ कब हुई थी, है ना। तो याद रखिएगा गाइज, आपका एग्जाम कब है आप हमें बता सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको पहले ही लिंक मिलेगी जहां पर ये लिखा हुआ है आपकी एग्जाम कब है, यहाँ से बताएं। तो ये जो लिंक यहाँ पर दे रखी है गूगल फॉर्म की, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप हमें बता सकते हैं कि आपकी एग्जाम कब है, किस तारीख को, किस शिफ्ट में है ना। जरूर से आप बताइएगा ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ, है ना। तो डिस्क्रिप्शन जैसे ही ओपन करेंगे फर्स्ट लिंक आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको क्लिक करके बता देना है। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1953 में भारतीय सांख्यविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका नाम है, इनके द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस के ने 1931 में कलकत्ता में एक भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की थी और इसी कारण से उन्हें भारतीय सांख्यिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वर्ष 1956 से 61 के लिए चली थी, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी। योजना ने लंबी अवधि के आर्थिक विकास को अधिकतम करने के लिए उत्पादकता जो क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र, इनके बीच में निवेश का एक संतुलित आवंटन निर्धारित करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ? तो ये तीसरा संस्करण था, इसका तीसरा संस्करण खेला गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG, इसका तीसरा संस्करण साल 2022-23 में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किया गया था। इन शहरों में लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर शामिल थे और इस संस्करण में कुल 21 खेलों को शामिल किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इस संस्करण का जो आयोजन है 25 मई से शुरू हुआ था, 3 जून तक चला था 2023 तक। इस संस्करण का जो समापन है ये वाराणसी के भारतीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान है IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU परिसर में हुआ था और इस संस्करण के शुभंकर का जो नाम था ये जीतू थे, शुभंकर, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु स्वैम्प डियर बारहसिंगा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना जो आयोग है इसका गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में योजना आयोग का गठन करने का जो मुख्य उद्देश्य था यह देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर सुधारने और रोजगार के अवसर बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में योजना आयोग का गठन देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर सुधारने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किया गया था। योजना आयोग की बात करें तो देश के संसाधनों का सही और सबसे ज़्यादा असरदार इस्तेमाल करना, योजना को क्रियान्वित करने के लिए जरूरी चरणों को तय करना, हर चरण के लिए संसाधनों का आवंटन करना, आर्थिक विकास को धीमा करने वाले कारकों की पहचान करना, योजना आयोग के ये कुछ मुख्य उद्देश्य थे। इसके अलावा मौजूदा सामाजिक राजनीतिक स्थितियां में योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी परिस्थितियों का पता लगाना, योजना के हर चरण में के सफल कार्यान्वयन के लिए जरूरी मशीनरी तय करना, ये सारी जो चीज़ें थी ये आती हैं योजना आयोग के मुख्य उद्देश्य में। इसके अलावा बात करते हैं सीमांत गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन है आपका, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान या फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। वहाँ एक पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे जिन्हें बाचा खान के नाम से भी जाना जाता था और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे, अहिंसक प्रतिरोध के अनुयायी थे। खान अब्दुल गफ्फर खान खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक भी थे। गारंटी के साथ कह सकता हूं ये क्वेश्चन आपका जरूर से आगे पूछा जाएगा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, जो लोग भी आगे एग्जाम देने वाले हैं जरूर से रख लीजिएगा, 100% पूछा जाएगा, है ना। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे जो अहिंसा और सामाजिक सुधार के सिद्धांतों पर आधारित था। क्लियर है गाइस? ये हमारी ई बुक है
जीके स्पेशल ई बुक है, ये एसएससी और रेलवे की एग्जाम के लिए यहाँ पर ये पूरा मेंशन है। आगामी एसएससी रेलवे जो एग्जाम है, परीक्षा है, प्रतियोगिता परीक्षा, उनके लिए अति महत्वपूर्ण ये ई बुक है ना। जीके की सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, क्योंकि अभी टीसीएस का जो लेटेस्ट पैटर्न बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस इसमें डले हैं, सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अध्यायवार प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। 1500 से अधिक यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश है। तो आप एक बार जाकर जरूर से डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नाम मात्र की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी स्पेशल ऑफर के थ्रू, तो जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ करे तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामनाद वी राघवन, है ना, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंध है? तो मृदंगम करेक्ट आंसर रहेगा। रामनाद वी राघवन मृदंगम से संबंध है, जो आमतौर पर कर्नाटक संगीत में प्रवेश किया जाने वाला एक ताल वाद्य है। उनका जन्म जो है मदुरै तमिलनाडु भारत में तिरुलेनवेली जिले के कुनियूर जो गांव है इसमें पी वेदनाथ अय्यर और ब्रह्मनायकी के घर हुआ था। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक थे रामनाथ कृष्णन, उनके बड़े भाई थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वित्त आयोग से जुड़े प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे? तो ये 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़े गए थे। भारत के संविधान में वित्त आयोग से जुड़े जो प्रावधान है, क्लियर है, तो ये 73वां संविधान संशोधन था 1992 वाला। भारत के संविधान में वित्त आयोग से जुड़े जो प्रावधान है, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़े गए थे। और इस संशोधन के तहत राज्य सरकारों को पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और वित्तीय प्रावधानों के लिए सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग की गठित करने का प्रावधान किया गया। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में बात करें तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज्य संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को अपने क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण और कर लगाने का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकाल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर पाए गए? तो मौर्यकाल के महत्वपूर्ण साक्ष्य जो पाए गए ये बिहार के कुम्हरार में पाए गए। कुम्हरार जिसे प्राचीन पाटलिपुत्र का स्थल माना जाता है, इसकी खुदाई से मौर्य काल के बारे में जानकारी का खजाना मिला है। कुम्हरार में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक खंबे वाले हाल के अवशेष है, जिसके बारे में माना जाता है कि एक शाही महल का हिस्सा था और इस हाल में स्तंभों की पंक्ति थी जो छत को सहारा देती थी और संभवतः महत्वपूर्ण राज्य कार्यों समारोह के लिए उपयोग की जाती थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया सेवन सिस्टर्स से, है ना। सेवन सिस्टर्स में से किस एक राज्य का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? किसी एक राज्य का स्वास्थ्य मंत्री पूछा था, एल से नाम आता था उनका, इस तरह से हमें बताया है। तो सेवन सिस्टर्स भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को कहते हैं। ये राज्य कौन कौन से? जैसे कि अरुणाचल प्रदेश आपका, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 राज्य हैं जिसको सेवन सिस्टर कहा जाता है। और इस टर्म को सबसे पहले साल 1972 में पत्रकार ज्योति प्रसाद सेकिया ने एक रेडियो टॉक शो में इस्तेमाल किया था। इन 7 राज्यों को भारत के बहुत महत्वपूर्ण कॉरिडोर से जोड़ा गया, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। इसे चिकन नेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना। तो ये 7 सिस्टर है, 7 अलग अलग राज्यों के पूर्वोत्तर भारत के। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक देखने को मिलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस भाग में, किस अनुच्छेद में? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका दोनों में से एक हो सकता है। तो समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें कानून के समक्ष समानता और भेदभाव का निषेध शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, जिसमें भाषण और एकत्र होने, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 जो है, जिसे जबरन श्रम, बाल श्रम और मानव तस्करी का निषेध शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 25 से 28 है, जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के पालन की स्वतंत्रता शामिल है। इसके अलावा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 30 में है, जिसमें संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने का अधिकार तथा अल्पसंख्यकों को स्कूल स्थापित करने का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, जो कि नागरिकों को अदालत में अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की अनुमति ये देता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया रंग राजन समिति से रिलेटेड कि रंग राजन समिति किससे संबंधित है? तो गरीबी का अनुमान से संबंध है इसका। देश में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2012 में रंग राजन समिति का गठन किया गया था और समिति की जो अध्यक्षता है ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण गवर्नर थे सी रंगराजन, इन्होंने की थी। तो समिति ने गरीबी के स्तर का अनुमान लगाने के लिए तेंदुलकर पद्धति का उपयोग किया, जिसमें कैलोरी खपत, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यय और अन्य बुनियादी जरूरतें जैसे कारक शामिल है। समिति की जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया कि भारत में गरीबी का स्तर 2004-05 में
37.2% से घटकर 2012 में 29.5% हो गया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में किसको सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये महाराष्ट्र को हुआ है। वर्ष 2024 में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है और ये जो पुरस्कार है राज्य की नवीन कृषि नीतियों और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने वालों पहलों के लिए दिया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश को धान उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में पहचाना गया है। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश ने कुल धान उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये 20 क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, बाकी एक वो वाला क्वेश्चन होगा जिसमें हमने मौसम वाला बताया था आपको कि बादल किस मौसम में बनते, किस मंडल में बनते, वही वाला क्वेश्चन ये हो सकता है। इसमें क्वेश्चन उन्होंने हमें 3 टाइप से अलग बताया। एक तो बादल वाला हो गया, एक ये है मौसम संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में होती है और वायुमंडल की किस परत में मौसम की स्थिति बदलती है। तो क्षोभ मंडल ये रहेगा। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 प्रमुख वायुमंडलीय परतें होती है। प्रमुख परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल, है ना। तो ये 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होता है और 8 से 14.14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला होता है। 8 से 14.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है क्षोभ मंडल। पृथ्वी का क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी की सतह से फैला हुआ है, जिसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है और क्षोभ मंडल जो है सबसे घनी वायुमंडलीय परत है जो इसके ऊपर के जो शेष वायुमंडल के बाहर है इसको संकुचित होती है, इससे संकुचित होती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी थे हमने आपको कवर करवा दिए, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जीके जीएस के। अब हम हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ये हमारी एसएससी जीडी के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आप इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न जो अभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए हैं सेम टू सेम सारे क्वेश्चंस इसी टेस्ट सीरीज में से आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि यही पैटर्न आपके एग्जाम में बन रहा है जो इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो करिएगा और एग्जाम से पहले आप जरूर से इस टेस्ट को लगा कर जाइएगा। यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे और यहाँ से तैयारी करेंगे तो काफ़ी हद तक अपने जो स्कोर है इंप्रूव आप कर पाएंगे। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक के विजिट जरूर से करिएगा। 500 से अधिक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 79 में ये भी आपको मिल जाएगी। और आरआरबी एनटीपीसी की ये भी 79 की है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, आप अधिक जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। ये मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की है, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की है लेटेस्ट वाली, और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश ग्रुप 4 और मध्य प्रदेश यानी एमपीएसआई की, इन सभी की भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है ये है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। तो कृतज्ञ का जो विलोम शब्द है ये कृतज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट है उठना का विलोम शब्द क्या है। पतन या गिरना, ये उठना का विलोम शब्द है। इसके अलावा छाती पर मूंग दलना यह एक प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी के पास रहकर उसे कष्ट देना या दुख देना, यह होता है छाती पर मूंग दलना, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं गद्यांश से 5 क्वेश्चंस बने। आपको बताइए गद्यांश आता है तो 5 क्वेश्चंस वाला आता है। रचना से 1 बना है, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चंस पूछे गए, संज्ञा से 1 क्वेश्चन बना है ना। संज्ञा होगा ये संज्ञा वाला। पर्यायवाची से, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन बना है। तत्सम तद्भव से 1 बना है, बहुवचन से 2 क्वेश्चन है, वाक्य शुद्धि से 1 क्वेश्चन है, मुहावरे से 1 क्वेश्चन है, पैराजंबल नहीं था, 1 शब्द वाला 1 क्वेश्चन पूछा गया। मैथ्स में अलजेब्रा भी नहीं पूछा गया, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं था। और प्रतिशत की अगर अपन बात करें, प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। प्रॉफिट और लॉस से आपके 3 लगभग क्वेश्चंस मिले हैं। SICI से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बने हैं, एवरेज से 2 बने हैं, ज्योमेट्री भी आपका नहीं था, DI भी आपका नहीं था। इसके अलावा नंबर सिस्टम 1 से 2 क्वेश्चन आपका बना है नंबर सिस्टम से। LCM SCF से 2 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 थे, रेशियो से आपका 1 क्वेश्चन था, पानी की टंकी वाला 1 क्वेश्चन था शायद, है ना, कोई बता रहा था। ट्रेन वाला आई थिंक पूछा गया था। क्लियर है? आयु से 1 था, समय कार्य से 1 था और अनुपात से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हमने आपको बता दिया कहाँ से कितने क्वेश्चंस बने हैं। अगर रीजनिंग में बात करें तो ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चंस थे, नंबर सीरीज से 4 थे, वेन डायग्राम से 2 से 3 थे, एनालॉजी से 1 था, डाइस से 2 थे, ये नहीं था। सिलोज्म 1 पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे। क्लियर है? और मिरर इमेज से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन थे, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन था, और फिगर सीरीज से 1 था, वर्ड फॉर्मेशन नहीं था, आकृति वाले 2 थे, सिमिलर सेट भी नहीं था, सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन थे, कथन निष्कर्ष से 1 था, पजल आपका 1 आया था पजल वाला, है ना। तो ये सारे हमने बता दिए हैं।
आप अच्छे से जाकर चेकआउट करिएगा। ये हमारी ई बुक है, अगर अभी तक डेमो नहीं देखा है तो जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा, आपको जरूर से पसंद आएगी। काफ़ी स्पेशल ई बुक है आप सभी के लिए, ये सफिशिएंट रहेगी एसएससी रेलवे के एग्जाम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी और आगामी जो एसएससी रेलवे एग्जाम है इनके लिए बेस्ट रहेगी, तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। अभी जो एग्जाम चल रही है इसमें यही से सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी सारे। तो ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, विजिट जरूर से करिएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल की है और ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए अवेलेबल है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में विजिट जरूर से करिएगा। ये स्पेशल ई बुक है ना, इसका भी डेमो नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। गाइज अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की प्रॉपर तरीके से पीडीएफ मिल पाए तो पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।